शुरू होती है 1750 में इथियोपिया के मसाई कस्बे से। ये कस्बा बड़े से जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था और यहाँ कुल मिलाकर 300 झोपड़े जो लाल मिट्टी और पेड़ों की तनों से बने हुए थे। उस कस्बे को हुमाई कस्बा कहा जाता था। यहाँ बसने वाले लोग मुख्यतः शिकार और खेती पर जीते थे। इसी हुमाई कस्बे में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम लेमाइया था और उसे वहाँ के सरदार की बेटी जिसका नाम नामेलक था उससे प्यार था। उन दोनों के प्यार के बारे में हुमाई कस्बे में हर किसी को पता था, सरदार कोइनेट को भी, और वो इस रिश्ते से खुश भी था क्योंकि लेमाइया एक उम्दा नौजवान होने के साथ ही एक निपुण शिकारी भी था। नामेलक भी उससे बहुत प्यार करती थी। हुमाई कस्बे की एक प्रथा थी कि किसी भी लड़के को अगर शादी के लिए किसी लड़की का हाथ पूछना हो तो पहले उसे जंगल से कोई शिकार अकेले करना होता था और तभी वो उस लड़की के परिवार से उनकी बेटी का हाथ मांग पाता। और फिर अगले ही दिन लेमाइया सरदार कोइनेट के पास पहुँच उनसे इजाजत मांगने लगा। सरदार कोइनेट, अब वो वक्त आ गया है कि मैं नामेलक के लिए मैं जंगल से शिकार कर लाऊं। प्रथा के अनुसार आज मैं आपकी इजाजत लेने आया हूँ। सरदार कोइनेट एक अच्छे सरदार के रूप में जाने जाते थे, पर अब सवाल उनके बेटी और खुद के इज्जत का भी था क्योंकि कोइनेट लेमाइया को न सिर्फ अपना होने वाला दामाद पर अगले सरदार के रूप में भी देखते थे। उन्होंने लेमाइया से कहा, देखो लेमाइया, तुम शिकार करके ही वापस लौटोगे ये मुझे पता है, पर क्योंकि मैं तुम्हें अपने बाद होने वाले सरदार के रूप में देखता हूँ, तुम्हें शिकार स्वरूप कुछ अलग ही लाना होगा। आप बताइए सरदार, क्या लाऊं? अगर तुम शेर के झुंड से उनके मुखिया शेर का शिकार कर पाओ तो निसंशय अगला सरदार तुम्हें ही चुना जाएगा। और तो और फिर नामेलक का हाथ तुम्हारे हाथों में देने से मुझे कोई परहेज नहीं होगा। यही होगा सरदार कोइनेट। और अगले दिन भोर होते ही लेमाइया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। उसने जल्द ही शेरों के एक बड़े से झुंड का पता लगाया और उनमें से उनके मुखिया बब्बर शेर को अपना शिकार चुन लिया। अब उसे इंतजार था शाम होने का, जब पहले वो बब्बर शेर पानी पीने तालाब पर जाए और फिर जब वो वहाँ से वापस आए तब उसका झुंड पानी पीने वहाँ आता। एक शिकारी होने की वजह से लेमाइया को ये सभी बातें पता थी। वो तालाब के पास एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ अब शाम होने का इंतजार करने लगा। दिन भर शेरों के झुंड का इंतजार करते हुए अब वो थक चुका था। उसने सोचा कि शाम होने में थोड़ा वक्त है तो क्यों ना थोड़ी सी नींद ली जाए और वो उसी पेड़ के ऊपर सो गया। पर उसे इतनी गहरी नींद लग गई कि अब रात हो चुकी थी और खुले आसमान में चांद दिखने लगा था। अचानक किसी आवाज से उसकी नींद टूटी। लेमाइया, लेमाइया, ये आवाज नामेलक की थी। लेमाइया फट से अपनी नींद से जागा। उसने देखा कि रात हो चुकी है और अब शेरों का झुंड भी आकर वापस चला गया है। वो नीचे उतरने ही वाला था कि उसे फिर से वो आवाज आई जिस आवाज से उसकी नींद टूटी थी, पर वो उस वक्त समझ न पाया। लेमाइया, लेमाइया, वो आवाज नामेलक की है ऐसा लेमाइया को लगा और उसने जवाब दिया, नामेलक, तुम यहाँ? अब एक गहरी आवाज सुनाई दी जिसे सुन ऐसा लगा कि उसे बड़ी मुश्किल से गले से निकाला गया हो। लेमाइया, मेरे पास आओ। अब लेमाइया को थोड़ा शक होने लगा कि नामेलक यहाँ कैसे आ सकती है। ये जगह तो उसके कस्बे से काफी दूर थी और अगर नामेलक यहाँ होती तो सीधे सामने आती, ना कि ऐसे छुपकर उसे आवाज देती। लेमाइया ने अब सबसे पहले अपना भाला अपने पास लिया और धीरे धीरे सावधानी से वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते ही उसे वो आवाज फिर से आई, लेमाइया, लेमाइया। अब उसने कोने से झाड़ियों के पीछे की सरसराहट सुनी और वो अपना भाला सीधा वही निशाना लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो उस झाड़ी के पास गया उसे शेर के गुरगुराहट की आवाज सुनाई देने लगी और अगले ही पल बब्बर शेर ने दहाड़ते हुए उसके ऊपर छलांग लगाई। अगले दिन लेमाइया अपने हुमाई कस्बे में लौट आया। अब उसके कंधे पर एक बड़े से शेर की लाश थी और उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी। उसके आते ही कस्बे के लोगों ने उसे अपने कंधों पर उठाकर खुशी जाहिर की। उस रात उसके किए गए पराक्रम की खुशी में सरदार कोइनेट ने जश्न रखा था। कस्बे के बीचों बीच लगाई हुई आग के बाजू में सरदार कोइनेट और लेमाइया बैठे बात कर रहे थे। लेमाइया, मेरी बेटी नामेलक का हाथ मैं कल ही तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा और तो और
अगली पूर्णमासी के दिन इस कबीले के सरदार के रूप में तुम्हें चुना जाएगा। लेकिन लेमाया किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और ये देख कोइनेट पूछने लगा, क्या बात है लेमैया, किस सोच में डूबे हुए हो? सरदार, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं लेमैया, अब तुम सिर्फ मेरे दामाद ही नहीं हो, इस कबीले के होने वाले सरदार भी हो। तुम्हारी बात का यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। क्या कोई शेर इंसानी आवाज में आपको बुला सकता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं लेमैया। और फिर लेमाया ने सरदार को उस रात की पूरी कहानी बयां की। उसे सुन कोइनेट भी चिंता में पड़ गए। लेमैया, जिस तरह से तुम वाकई बयां कर रहे हो उससे तो मुझे लगता है कि वो कोई शेर नहीं था। तो फिर? वो जरूर क्रोकोटा होगा। क्रोकोटा? वैसे तो ये आम बात नहीं है लेमैया, क्योंकि मेरे दादाजी को इसी जानवर ने मारा था। उस समय मैं महज 8 साल का था। जब मैंने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा तब उन्होंने मुझे बताया था कि क्रोकोटा इथोपियाई पौराणिक कथाओं का नरक का एक जीव है, जिसे आमतौर पर भेड़िए और लकड़बग्घे से मिले जुले रूप में देखा गया है। ये गांवों के बाहर आकर छिप जाता है और अपने शिकार के सबसे प्रिय व्यक्ति की मोहक आवाज निकाल कर पुकारता है। एक बार जब ये अपने शिकार को गाँव की सुरक्षा से दूर फुसलाने में सफल हो जाता है तो ये उन्हें फाड़ कर खा जाता है। और एक बात है लेमैया, तुम्हें आवाज देने वाला अगर क्रोकोटा ही था तो वो पक्का तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया होगा, क्योंकि ये जीव आसानी से अपने शिकार को छोड़ते नहीं हैं। उस रात जश्न खत्म होने के बाद जब सभी लोग सोने के लिए गए तब नामेलक अकेली बस्ती में टहल रही थी। आज वो बहुत खुश थी कि अब उसके सभी सपने पूरे होंगे। जल्द ही उसकी और लेमाया की शादी भी होने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं तो कुछ ही दिनों में वो इस पूरे कबीले की सरदारनी भी कही जाने वाली थी। वो इसी एहसास में मन ही मन हंसे जा रही थी कि अचानक से उसे किसी ने आवाज दी, नामेलक, नामेलक। ये आवाज नामेलक को लेमाया की लगी और उसने जवाब दिया, लेमाया, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ नामेलक। अब वो आवाज की दिशा में जाने लगी। उसे वो आवाज बस्ती के बाहर जो पेड़ था जहाँ अक्सर वो और लेमाया मिलते रहते, वहाँ से आ रही थी। आ जाओ यहाँ नामेलक। और नामेलक जैसे ही वहाँ पहुँची उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लेमाया नहीं था बल्कि एक बड़ा ही डरावना जानवर, जिसका मुंह मुर्दाखोर लकड़बग्घे का और बाकी शरीर एक भेड़िए का था। उसकी आंखें लाल थी। वो 5 फीट ऊंचा था और उसके मुंह से लाट टपक रही थी। नामेलक जैसे ही वहाँ आई वो हंसने लगा। क्रोकोटा ने नामेलक को चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया और अगले ही पल नामेलक उस पेड़ के नीचे टुकड़ों में पड़ी क्रोकोटा का खाना बन चुकी थी। अगले दिन जब नामेलक कहीं नहीं दिखी तब उसकी खोज की गई और उन्हें बस्ती के बाहर के पेड़ के नीचे उसके कुछ टुकड़े ही मिल पाए। ये देख लेमाया और कोइनेट समझ गए कि ये क्रोकोटा का ही काम है। वो गुस्से में पागल हो चुके थे। अपने चुने हुए कुछ शिकारियों के साथ क्रोकोटा को ढूंढने निकल पड़े। अगली रात उन्हें क्रोकोटा नजर आ ही गया, पर वो बहुत ही शातिर और चालाक था। उसने एक एक करके सभी को मार डाला। अब सिर्फ लेमाया और कोइनेट ही बचे थे। वे दोनों अब काफी घने जंगल के अंदर पहुंच गए और अचानक से उन्हें नामेलक की आवाज आने लगी, पिताजी, पिताजी, लेमाया, लेमाया। ये नामेलक नहीं हो सकती लेमाया। लगता है आज ये क्रोकोटा अपनी मौत को ही बुला रहा है कोइनेट। वो दोनों धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते गए और फिर अगले ही पल क्रोकोटा ने झाड़ियों में से उन दोनों पर हमला कर दिया। क्रोकोटा ने सबसे पहले कोइनेट की गर्दन पकड़ ली और लेमाया कुछ कर पाता उससे पहले कोइनेट का सिर धड़ से अलग हो चुका था। ये देख लेमाया गुस्से से पागल हो गया और उसने अपना भाला क्रोकोटा की तरफ फेंका, पर क्रोकोटा ने भाले से अपनी जान बचा ली और लेमाया के ऊपर छलांग लगाई और अब उन दोनों में झड़प होने लगी। लेमाया एक कुशल शिकारी तो था ही। उसने क्रोकोटा को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर बैठकर अपने कमर से चाकू निकाला और जैसे ही वो उसे चलाने वाला था कि तभी उसे फिर से नामेलक की आवाज आई, लेमाया। और 2 पल के लिए लेमाया का ध्यान भटक गया और अगले ही पल क्रोकोटा ने उसकी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब वहाँ कोइनेट और लेमाया के आधे खाए हुए टुकड़े पड़े थे और क्रोकोटा अपने अगले शिकार के लिए निकल चुका था।